Okay, so this is third lecture of friction. Okay, Madhav, cool, and let's come back to the class. Okay, so this is friction lecture third. और जो बच्चों को लाइक थोड़ा बहुत अभी मुझे पता है कि आप लोग दूसरे बैच से आए हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया चीजें, पर ठीक है, मैं आपको एक दो चीजें बता रही हूँ, उनको समझना, आपके वाले क्वेश्चन समझ आएंगे. देखो, जब आपने ब्लॉक ऐसी किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा, ठीक है, लेट्स से कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा. ओके बेटा, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्योंकि अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. यस मैम. यानी कि दिस इज हाउ mg गोना वर्क. अब mg ऐसे एक्ट कर रहा है, लेकिन हमको ऐसी सिचुएशन चाहिए नहीं, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन वो वाली फोर्स होती है जो हमेशा मोशन को, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है. तो अगर ये ब्लॉक ऐसे नीचे गिरना चाहेगा, मैम स्क्रीन तो ब्रेक हो. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ देखो, अगर ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा, तब मेरे को सुनो, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसको ऊपर रखना चाहेगी, क्योंकि तभी तो ऑपोजिशन है. ठीक है, तो हम लोगों को इतनी चीज समझ में आती है, क्योंकि थोड़ा सा हाँ ड्राइंग सही हो जाए. हाँ देखो, तो ऐसे हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है ना, पीछे. अब बेटा, हमारे लिए अच्छी बात ये होगी कि हम अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना ऐसे घुमा दे, थीटा एंगल घुमा दे, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जो भी आपको रेड कलर से दिखने वाला है, समथिंग लाइक दिस. ऐसा नहीं है कि मुझे टीचिंग पे काम करना नहीं आता है, ये आज ही हो रहा है, ठीक है, वरना सीधी सीधी लाइंस खींचती है. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. अब एक बात बताओ, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, राइट? यस मैम. इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल, ये वाला, ये थीटा हो गया ना. एक सेकंड रुको, एक सेकंड, काफी जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है. एक मिनट एक मिनट. भाई रहने दो, भी टाइम डिस्कस मत करो, पढ़ लो, ठीक है. हाँ मैम वॉइस चल रहा है. तो एक बार देखो बेटा, ये वाला 90, ये वाला थीटा हो गया ना, फिर ये वाला एंगल. मैम. यस ठीक है, मैम. इफ दिस इज थीटा, तो आप mg के कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हो. इट इज mg cos थीटा एंड इट इज mg sin थीटा, ठीक है. तो यहां से आप देखो, हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं बोला, मेरी बात सुनो. ये जो ब्लॉक रखा है, ये सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, यस जो मैम. इस तरह से कुछ आ जाएगी. तो आप जब इक्वेशंस बैलेंस करोगे, तो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड समहाउ फ्रिक्शन और mg sin थीटा का खेल चल रहा है. अगर mg sin थीटा ज्यादा है तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा है तो ब्लॉक रुका रहेगा, और कल को मैं फोर्स लगा दूं mg sin थीटा की तरफ से, तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा. इज दैट ओके? यस मैम. दैट्स कूल. तो हम स्टार्ट करते हैं. कल हमने क्या पढ़ा था, और ये वाला कल को बीते काफी समय हो चुका है, तो हम कहेंगे हमने अब तक क्या पढ़ा था, ठीक है. ये है अब तक वाला. अरे अब से हम ये लिखेंगे जैसे वो सीरियल वाला नहीं होता, अब तक, कल तक, आज तक, काइंड ऑफ, ठीक है. तो अब तक मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिपोज, वो मैक्सिमम एंगल जिस तक ब्लॉक सरफेस पे टिका रह सकता है. सोचो, आपके पास ये नॉर्मल एक सरफेस है, आपने अगर इसको हल्का सा उठाया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, वो भी शांत रखा है, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा, आपने और एंगल बढ़ा दिया, वो अभी भी शांत रखा है, पर आपने देखा कि एक हल्का सा एंगल और आपने थोड़ा सा और इंक्रीज किया, तो ये ब्लॉक नीचे गिरने लगा, राइट. तो वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे ब्लॉक टिका रह जाए, रुका रह जाए, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज. इज दैट ओके? यस मैम. चलो बढ़िया. तो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जो सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा आर के बराबर है, तो बेटा ये वो वाली सिचुएशन होगी जिसमें ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड. अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है. यहाँ जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाला केस होगा.
आपको पता होना चाहिए जब कभी भी जस्ट अबाउट टू स्लाइड आता है तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, राइट, विच इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब बॉडी बस जरा सी जिधर की तरफ भी फोर्स ज्यादा होगी उधर की तरफ भाग जाएगी, वैसी वाली सिचुएशन। एक होता है बेटा, अगर एंगल ऑफ रिपोज छोटा हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, इस सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा क्योंकि बॉडी स्लाइड कर जाएगी। Yes, ma'am. Mu है ना? K into M. फ्रिक्शन, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा स्लाइडिंग। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू के एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। आप लोग कभी याद नहीं करोगे कि एम जी, क्योंकि एन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो दिस इज वन थिंग। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि एंगल ऑफ रिपोज किससे ज्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुका रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भी सेफ है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है? जो मैं फोर्स लगा रहा है वही होता है, जो फोर्स लगा रहा है। धन्यवाद, आप लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं बताया मुझे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का। आपने 10 न्यूटन लगाया वो 10 न्यूटन हो जाएगा, आपने 12 न्यूटन लगाया 12 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन 12 न्यूटन से आगे नहीं हो सकता। तो वो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू एस एन। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया था अगर आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा आए कि सिर्फ एक ही फ्रिक्शन मेंशन्ड है, ना तो बता रखा कि वो स्टैटिक है ना काइनेटिक, तब आप उसको दोनों में यूज कर सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिकली काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इज दैट ओके? वाली चीज हमको समझ में आती है सबको? इज दैट ओके? ओके। अब अगर किसी बच्चे ने फ्रिक्शन आज पहली बार पढ़ा है तो मैं बस उसको और बाकी बच्चों को भी बता दूं, खाली उसको ही नहीं, कि फ्रिक्शन की दो टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है, मोशन से रिलेटेड। ठीक है, जब भी आपके दो सरफेसेस, भाई एक कांटेक्ट फोर्स है तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे तभी फ्रिक्शन का रोल आएगा, है ना? जब इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में आगे पीछे मतलब मूव करेंगे, जब रिलेटिव मोशन हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी जब ना हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर इतनी बात समझ में आती तो प्लीज मुझे बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. cool. When there is no relative motion, then we got the static friction. अब हमने कहा कि हम मोशन करा रहे हैं, अगर हम मोशन करा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब रिलेटिव मोशन है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूँ, आई होप उससे आपको समझ में आएगा। आपके घर में ना एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक रखा है और आपकी मम्मी ने कह दिया कि इसको मूव करो, तो अब आप क्या करोगे? आपने उस पर फोर्स लगाया, वो मूव नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वहां फ्रिक्शन नहीं है, वहां फ्रिक्शन है, लेकिन आपने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वापस से वो फ्रिक्शन 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रही है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपने देखा कि वो चीज रेस्ट में रहेगी, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स 0, है ना? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी। उस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको 20 न्यूटन की फोर्स से ऊपर लगाना पड़ेगा, मतलब 20 न्यूटन पे ना अब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव वाली सिचुएशन में आ जाएगी। तो इससे पहले आपने 12 लगाई, उसने 12 लगा दी, आपने 13 लगाया, उसने 13 लगा दिया, आपने 15 लगाया, उसने 15 लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने 20 न्यूटन लगाया बेटा, 20 न्यूटन लगाते ही बॉडी आ गई जस्ट अबाउट टू मूव वाली सिचुएशन में। और जब ये वाली सिचुएशन आएगी तब आप बोलोगे कि मैम यहाँ लग रहा है, यहाँ तो देखो है तो अभी भी रेस्ट में, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा, Limiting friction. वाला, हाँ मैक्सिमम वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू एस एन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन का, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बट मैक्सिमम वाले का है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने बहुत हिम्मत आज बाहुबली की मूवी देख के वो वाला गाना सुन के कि कौन है वो कौन है करके, और आपने ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब वो 30 न्यूटन से मूव कर जाएगा, राइट? और यहां पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन का फिर रोल आ जाएगा। फील आ गई? तीनों चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे बताना यहाँ पे
ये एक क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का कोफिशिएंट दिया है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये मानना मत किया यहीं पर है, कहीं भी हो सकता है, मैं तो जस्ट ऐसी जनरल एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि किसी इस ब्लॉक को स्टेशनरी सिचुएशन में बनाए रखने के लिए कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को डील करना स्टार्ट करो और मैं आपको इसके लिए टाइम दे रही हूँ। देखो अभी हो रहा है 20:48, ठीक है, आई गिव यू 3 मिनट्स, ठीक है, 51 तक मुझे बताओ करके कि एफ का वैल्यू क्या होगा। आई एम ऑब्जर्विंग योर चैट बॉक्स, उधर ड्रॉप कर देना आंसर। ओके, देयर इज अ न्यू रूल, टाइम से पहले कोई आंसर ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है, प्लीज। ओके समीक्षा, बताओ क्या आंसर आ रहा है। ओके रिया, गुड। समीक्षा का आंसर आया, कृष्णा का आंसर आया, बाकी बच्चे। मैम फोर्स मिनिमम देना है ना, मिनिमम फोर्स। नहीं नहीं, हाँ मतलब ऑब्वियसली कि कितनी रिक्वायर्ड है, बस उसको स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं है। -18 रहेगा ना, वो फ्रिक्शन भी लगेगा, तो फ्रिक्शन भी लगेगा तो मैं वो माइनस करना पड़ेगा मिनिमम का। हाँ तो आप मुझे नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स क्या आ रही है, मतलब टोटल एफ का वैल्यू बताओ सिर्फ, आपने फ्रिक्शन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट तो किया, मैं वो व्हाटएवर, रूट सॉल्व करना है। ठीक है। ना ना ना, वैसे बताओ 30√3, मैम ज्यादा ये मेहनत नहीं। 30√3 - 80। ओके, ठीक है, एक बारी मैं इसको कराऊं अभी। ओके, काफी सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वी विल चेक इट आउट। सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लेती हूँ, और एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, ज्यादा ही मुंह पे आ गई स्क्रीन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 1, और केस 1 आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि मुझे बस ये बता दो भाई, इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक है, इट इज नॉट चार्ज्ड, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, देखो आपको इतनी चीज समझ में आती है ना कि mg sin थीटा का फैक्टर इधर आने वाला है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऐसी लगेगी, Yes, ma'am. mg cos Yes, थीटा ma'am. इधर आएगा, दैट्स वेरी नाइस। मैम एक इस फ्रिक्शन, साइड हमेशा ध्यान friction रखना, आएगा. फ्रिक्शन ऐसे आएगी, ओके, फ्रिक्शन हमेशा ऐसे आता है। अब हम निकालते हैं फ्रिक्शन, मतलब कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करें। एक बात बताओ, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ना, तो यस सबसे मैम। पहले हम Yes. लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं।
तो आप देखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। आपको यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू गिवन है बच्चे 0.6, आप इधर 0.6 रख दोगे। अब मैंने आपको बोला था आप एन का वैल्यू mg नहीं रटोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो mg cos थीटा आ रहा है, तो हमको Yes, वो ma'am. रखना है 6 into 10, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, cos 60 डिग्रीज 1/2। गुड। Yes, ma'am. 18 आ रहा है. Yes. थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 18 न्यूटन आ रहा है। Yes, ma'am. 18 आ रहा है, ma'am. ओके, अब इस सिचुएशन में मुझे इसको स्टेशनरी रखना है, तो वर्टिकल मोशन तो है नहीं, वर्टिकल मोशन तो मेरा मतलब ये जो एन एम जी कॉस थीटा दैट इज ओके। अब ये एफ और एम जी साइन थीटा अपने को जज करना है, तो एफ लिमिटिंग आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई एम जी साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम है 6, जी है 10, साइन 60 डिग्रीज √3/2, और Yes, ma'am. ये आ गया 30 आपका √3. 30√3। 30 √3. अब ये 30√3 ज्यादा है ना 18 न्यूटन से। एक काम Yes, करते ma'am. हैं, इसका एक बार वैल्यू रख के देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर सॉल्व कर पाए तो इट इज 17.3 into 3, तो 3 3s are 9, 3 7 21, 2 carry 1 3 2 5, 51.9 काइंड ऑफ 52 न्यूटन आ गया ना, तो काफी ज्यादा है। यानी कि मुझे एक चीज तो क्लियर होती है कि भाई अगर मुझे इसको स्टेशनरी सिचुएशन में रखना है तो मुझे यहाँ फोर्स लगानी पड़ेगी। Ma'am, screen. Ma'am, screen break है. आई थिंक इट इज विजिबल, क्योंकि डाउनवर्ड 52 न्यूटन लग रहा है, अपवर्ड 18 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे इसको स्टेशनरी सिचुएशन में रोके रखना है तो एफ फोर्स अपवर्ड लगेगी। इज दैट ओके? ठीक है। अब बात आती है कि एफ का वैल्यू कितना होगा, तो कोई इश्यू नहीं भाई, एफ का वैल्यू 52 माइनस 18 होगा। 18. Yes, ma'am. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, तो जरा सॉल्व करना, 12 और 8 4 34. 34। 34. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम म्यू एस 0.6 कैसे हुआ? बेटा, आपको देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। 99% केसेस में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बहुत कम केसेस होंगे जहां आपको निकालना होगा। ये देखो यहाँ पे गिवन है ना, म्यू एस 0.6, म्यू की 0.4। ठीक है, अगर कभी आपको मेंशन ना हो ना, जैसे यहाँ तो एस और के मैंने आपको दिया है, अगर ये ना दिया हो, खाली लिखा हो म्यू इज इक्वल्स टू 0.6, तो आप उसको स्टैटिक फ्रिक्शन में भी यूज कर सकते हो, काइनेटिक में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बस याद रखना वैसे जर्नली की ये चीजें अलग अलग होती हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, काइनेटिक कम होता है। तो ठीक है, हम चला लेते हैं, ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। सेकेंड पॉइंट आप निकालो कि वो फोर्स बताओ, उस फोर्स का वैल्यू बताओ एफ का, कि अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करे बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट करने के लिए आप लोग टाइम लो। अभी हो रहा है 20:56 और इसको मुझे 21 तक बता दीजिए। अब मैं 52 ले सकते हैं ना? क्या ले सकते हैं? 52 यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली यूज करो। मैम 52 आया कैसे था? देखो बेटा, हमने क्या निकाला था, mg साइन थीटा का वैल्यू। अब mg साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। m क्या है 6, g का वैल्यू 10, साइन थीटा यानी कि साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2. तो 60 इंटू √3/2, 2 से 60 कैंसिल, 30√3 आया। Yes, ma'am. √3 का वैल्यू 1.73 होता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 30 इंटू 1.73। अब मैंने क्या करना, थोड़ा सा इजी करना है, क्योंकि 17.1.73 को मल्टीप्लाई कराना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने वो जो 30 में जीरो था ना, उसको उसके साथ भेज दिया, तो 17.3 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखो 9, मतलब आप फिर बस इसको सॉल्व कर लो। 9 2 कैरी 3 1 3 और 2 5, 51.9 आ रहा है, तो लगभग लगभग 52 हो गया ना, ऐसे। ठीक, ओके। मैम आपने टाइम दे रखा है कुछ? हाँ जी बेटा, मेरा देखो, हम ये जो एफ है वो फोर्स हम लगा रहे हैं क्या ब्लॉक पे? हाँ जी बेटा, हाँ ये वाली फोर्स हम लगा रहे हैं, अच्छा, बस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे डिफरेंट को लगा फ्रिक्शन। ना ना ना, फ्रिक्शन स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
सही कह रहा है कृष्णा, अभी टाइम नहीं हुआ, तुम लोग शुरू हो गए। चलो बता दो अब आंसर क्या आ रहा है। मैम 40 न्यूटन और फोर्स का डायरेक्शन? अपवर्ड। ओके, गुड। दीप्ति, रिया, वेरी नाइस। प्रशांत, मंतुषा, बेटा आपका नाम क्या है? ये आईडी यही नाम है आपका? और क्या मैं सही? अरमान, ठीक है। ओके, सुचिता, समीक्षा, कूल, वेरी गुड। गजानम, मुस्कान, बढ़िया बढ़िया। दीप्ति, ये आपने स्मॉल एफ लिखा है, अगर ये सिर्फ ऐसे ही लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल एफ फ्रिक्शन है तो कैपिटल एफ का वैल्यू है ना? अपने को क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम क्लियर है। ओके, गुड आकांक्षा। ठीक है, अभी एक बारी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अब इन्होंने बोला है कि ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा ये, सेकंड। इन्होंने बोला कि हमारे पास ये जो ब्लॉक रखा है यहाँ पर 6 kg का, तो अब तो अपने को डायग्राम वगैरह क्लियर है ना? हाँ, एक मिनट रुको। इधर mg sin थीटा लगेगा, है ना? इधर नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, ये mg cos थीटा आएगा, और यहाँ कहीं पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। या ठीक है। ओके, अब जब इन्होंने बोला कि ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे मोशन आ गया ना, अगर मोशन आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। यस सबसे पहले यहाँ पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू की एन, एन का वैल्यू है mg cos थीटा। तो सबसे पहले आप ना ये सारी चीजें निकाल लो। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा म्यू के का वैल्यू कितना है। पहली बात तो ये चेक कर लेते हैं, 0.4। स्क्रीन पॉज हो गई। हम्म हम्म आई होप इट इज विजिबल नाउ। या यस मैम। एम आपको 6 kg दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया, जी का वैल्यू 10 हो गया, और बेटा cos थीटा का वैल्यू यानी कि cos 60 का वैल्यू विच इज 1/2। कूल, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 3 4 3 12 एंड इट इज गोइंग टू बी 12 न्यूटन। अभी आपने mg sin थीटा पिछले केस में निकाला था 52 न्यूटन। तो Yes, ये ma'am. ब्लॉक, अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, डाउनवर्ड लग रहा है 52, अपवर्ड लग रहा है 12 न्यूटन। अब ये जितना भी इनका डिफरेंस है उससे डाउनवर्ड मूव करेगा, और बेटा का डिफरेंस है तो आपको न्यूटन्स लॉ से पता है एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, मुझे एक्सेलरेशन 0 करना है ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि एफ नेट 0 होना चाहिए, यानी कि मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है। और कैसे लगानी पड़ेगी कि 52 न्यूटन इज सपोज टू बी इक्वल टू दिस थिंग। इज दैट ओके? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये आपका आंसर आ गया 40 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। दैट्स कूल। देखो पता है ये ना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम कंपटीशन वाले क्वेश्चंस या फिर उस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ ऐसे समझो वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट वाया न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अभी आपसे बोल रहा है कि ये ब्लॉक अपवर्ड मूव करे विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है। तो दिस इज द थर्ड केस, सॉल्व कीजिएगा। 2103 हो रहा है अभी, आप लोग सॉल्व कीजिएगा 2107 तक। पक्का से समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि चीजें ऊपर से जा रही हैं, तेज हो रही हैं? दिव्यांश ऊपर इस, हाँ पहले बता दो इसका आंसर दो, फिर मैं दिव्यांश का आंसर करती हूँ। बताओ, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है।
दिव्यांश उसमें देखो अपवर्ड इसलिए जाता, आप एक बात बताओ, नीचे फोर्स लग रही है 52 न्यूटन, अपवर्ड लग रही है 12 न्यूटन, तो ज्यादा फोर्स नीचे है ना, नेट फोर्स जो भी आती है डाउनवर्ड आती है ना, 52 माइनस 12 40 न्यूटन डाउनवर्ड आती है ना, बोलो दिव्यांश। ओके ठीक है, अगर वो डाउनवर्ड आती, हमको वो चीज चाहिए ही नहीं, हमको तो एक्सीलरेशन चाहिए नहीं। देखो उन्होंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0, राइट। तो इसीलिए हमने 40 न्यूटन ऊपर लगा दिया कि अब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी जब स्लाइड करेगी। इज दैट ओके दिव्यांश? अभी नहीं अरमान, अभी टाइम है, ठीक है। नाना डोंट बी सॉरी, तो मजाक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने टाइम से पहले कर लो, ठीक है। स्कूल अभी आंसर्स आप लोग ड्रॉप कर सकते हो अगर आपके आंसर्स आ गए तो, डायरेक्शन भी बता देना, ठीक है। गुड रिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कृष्णा, गुड समीक्षा, कांशा नाइस, प्रशांत, दीप्ति गुड बेटा, ओम जी, ओम जी डायरेक्शन नहीं लिखी, अनम डायरेक्शन, गुड मुस्कान, वेरी गुड गरिमा, कांशा, कृष्णा, okay that's nice, actually the correct one Krishna, good Anam, good Om ji, good everyone, ठीक है। अभी मैं बता दूं एक बार, ठीक, देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ब्लॉक को ऊपर मूव करना है और एक्सेलरेशन के साथ मूव करना है, यानी कि एक चीज समझ में आती है न्यूटन की सेकंड लॉ के हिसाब से कि जो नेट फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन निकल के आती है अपने पास, अब हम निकालते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो ये रहा हमारे पास ब्लॉक, ठीक है, 6 kg का, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, mg cos थीटा यहाँ, mg sin थीटा यहाँ, और फ्रिक्शन यहाँ। इस बार ना देखो एक चेंज है, क्योंकि इस बार ब्लॉक इस तरह से एक्सिलरेट होना है, यानी कि इस बार फ्रिक्शन ऑपोजिट यहाँ पर आएगा, और वो भी मोशन में है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। mg sin थीटा का वैल्यू आपने 52 न्यूटन निकाला हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपने 12 न्यूटन लगाया हुआ है। अब देखो सारी फोर्सेस अगर डाउनवर्ड है तो आपको पता है कि आपको एफ अपवर्ड ही लगानी पड़ेगी, है कि नहीं।
और कितनी लगानी पड़ेगी इस बार? इक्वल नहीं आएंगी फोर्सेस, इस बार F और इन दोनों फोर्सेस का सम, सॉरी F माइनस दिस 52 प्लस 12, ये डाउनवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस जो भी कुछ आएगा वो M A के बराबर, A के बराबर होगा, और A का M वैल्यू के बराबर होगा। 4 4 है ना? वेरी गुड। अब बेटा 52 प्लस 12 कितना हो जाता है अपना? 2 और 2 4 और 5 और 1 6, 64। मैम 64। 64 यहाँ पे हो जाएगा 24। आपको समझ में आ गया? आपको Yes, 64 ma'am. प्लस 24 करना है। 88 न्यूटन। यस, 88 न्यूटन इज द आंसर, और ऑब्वियसली अपवर्ड होगा। और बिल्कुल आप ऐसे सही लिख रहे हो। देखो कृष्णा आंसर कर रहा है इस तरह से कि ये एक्स एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल में मानते हैं ना, उससे 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बट हम समझ गए कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन। इज दैट ओके? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अपने को? यस मैम। ठीक है। अब ना हम एक बड़ा ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मतलब मैं डरा नहीं रही, बट लिटरली वो थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन ट्रिकी तभी तक है जब तक हमें एक कहानी नहीं पता। अब हम एक कहानी सुनते हैं, समझ में आए तो ही हाँ बोलना, ठीक है? ऐसी हवा में नहीं बोलना है। एक सरफेस है, ये ऐसे सरफेस है, ठीक है? इसके ऊपर ये है एक बॉक्स, इसका नाम ए रख दिया। उसके ऊपर एक बॉक्स और है और उसका नाम हमने बी रख दिया। ठीक, अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक है ना, इसलिए इसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। कंपटीशन का सबसे मतलब फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये उठाने के लिए। अभी आएगा, अभी मैं कलर सेलेक्ट कर ही रही हूँ। देखा, आ गया। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इस ब्लॉक ए को आगे फोर्स दी। अब क्या होगा, ये मूव करेगा। अब बेटा जब ये मूव करेगा तो ब्लॉक ए और ये जो ब्लू वाला सरफेस है, इन दो के बीच फ्रिक्शन आएगा ना? हाँ या ना? यस मैम। ओके। जो सरफेस है उसको दिखेगा कि भाई ब्लॉक ए आगे जा रहा है, वो उसे पीछे खींचेगा, तो यानी कि यहां फ्रिक्शन आएगा ऐसे। दिस इज फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू सरफेस। इज दैट ओके? आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी समझ में आती है? फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू सरफेस। एक एक चीज इसकी समझते जाना, तभी आगे की कहानी में इंटरेस्ट आएगा, वरना फिर जाएगी दिमाग के ऊपर। अब नीचे वाले ब्लॉक पे तो चलो फोर्स आपने लगाई, ऊपर वाले ब्लॉक पे कुछ करा है हमने? नहीं करा ना? नो मैम। अब उसकी दो सिचुएशन बनती हैं, या तो वो ब्लॉक ए के साथ आगे जाएगा या वो ब्लॉक वहीं गिर जाएगा। ठीक है? ऐसा Yes, क्यों ma'am. होगा? ऐसा क्यों होगा, पहले इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप ऐसे तो बोलोगे कि मैं मेरा ब्लॉक ए हमने एक पॉइंट से दिखाया, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना? खाली इसका नहीं करेगा, इसमें बी भी रखा हुआ है, यस मैम, इसका नॉर्मल एक्ट करेगा तो ये ऐसे एक्ट करेगा। यस। फिर सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है, ये बेसिकली, ध्यान से सुनते रहना, हर एक वर्ड का मतलब है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये ब्लॉक ए और सरफेस के बीच का फोर्स है कि नहीं? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। ये फोर्स आपने एक्सटर्नली लगाई और ये सरफेस ने इस पर एक फ्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, अभी तक के लिए ब्लॉक ए का ये डायग्राम सही है। अब आप ब्लॉक बी पर आओ। ब्लॉक बी पर सिर्फ ये डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट करेगा और अपवर्ड ये जो ब्लॉक ए है ये इस पर फोर्स लगाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एन प्राइम है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन इन बिटवीन दीस टू ब्लॉक्स। स्क्रीन पॉज हो रखी है। ओके, ठीक है। ब्लॉक बी एमबीजी मतलब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उस पे एन प्राइम लगाएगा ब्लॉक ए। ध्यान रखना, दिस एन प्राइम इज द फोर्स बिटवीन दीस टू सरफेसेस ए एंड बी। इज दैट ओके? यस मैम। अब इसमें तो फोर्स ही नहीं है,
ये आगे कैसे जाएगा? अब इस यहाँ पे खेल होता है फ्रिक्शन का। जो अब आप ऐसे समझो, बाबू भैया बन के हम बैठ जाएंगे ब्लॉक बी पे। पढ़े थे ना हमने बाबू भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जिसने भी नहीं पढ़ा ये फिर हेरा फेरी वाला कॉन्सेप्ट है। बाबू भैया ब्लॉक बी पर बैठ गए। अब ब्लॉक बी पर उन्हें देखकर क्या लगेगा, भाई ए तो आगे जा रहा है ना, ए आगे जा रहा है, वो उसको क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं? तो यानी कि इस ए पर एक फोर्स और थी जो हमने पहले नहीं बनाई थी, पर अब हमें दिख गई, और वो फोर्स है फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब आप बाबू भैया बन के ब्लॉक ए पर आ जाओ। ब्लॉक ए को क्या दिखेगा कि भाई ब्लॉक भी पीछे रह रहा है, क्योंकि वो तो आगे जा रहा है। वो अपना तो हम कैलकुलेट नहीं करते, हम तो देखते हैं दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को देख के कहेगा कि ये तो पीछे रह जा रहा है, इसको आगे खींचो। तो ब्लॉक बी पर एक फ्रिक्शन आएगा ऐसे, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए। ये चीज समझ में आई कि नहीं ये बताओ? यस मैम, क्लियर। पक्के से? यस मैम। ओके। तो अब आपको एक चीज समझ में आती है कि जो ब्लॉक बी है उसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स है, जिसकी वजह से वो मूव करेगा, है ना? और तो कोई फोर्स नहीं है उसका। ठीक है। अब आपको बस यहीं से एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि हमारे को ना क्वेश्चंस इस केस में से कैसे आते हैं कि भाई ये ब्लॉक कब गिरेगा, क्यों गिरेगा, या किस सिचुएशन तक गिरेगा, कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, या वो कौन सी फोर्स होगी जब ब्लॉक गिर जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले ना एफबीडी बनाने हैं, और एफबीडी में हमें फिर वो ब्लॉक पकड़ना है जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अब एक बात मुझे आप बता दो, अगर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है तो उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस मैम। है कि नहीं? यस मैम। तो अगर मैं मैक्सिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी कि मैं क्या करूंगी, इस ब्लॉक बी पे ना लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लूंगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस ब्लॉक का, और ये वो एक्सेलरेशन होगा बेटा जिस पर ये दोनों ब्लॉक सेम मूव करेंगे। इससे कम होगा तो भी सेम चलेंगे, इतना होगा तो भी साथ साथ चलेंगे। अगर इससे बढ़ गया नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो अलग अलग हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो जस्ट लेट मी नो। ओके, किसी को नहीं आया तो वो बताओ पहले। मैम एक बार रिपीट कर लीजिए। ओके, बिल्कुल। मैंने आपसे ये कहा, जब भी आपके पास ब्लॉक ऑन ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा आपसे ना 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ फोर्स की जिस तक ये दोनों ब्लॉक सेम मूव, मतलब एक साथ मूव कर सकते हैं। या वो आपसे पूछेगा कि आप वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ जब तक काम होगा, कब गिरेंगे और कब अलग होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उनके लिए ना मुझे सबसे पहले सारे केसेस में एक ही काम करना है। सबसे पहले मैं एफबीडी बनाऊंगी, ठीक है। एफबीडी बनाने के बाद मैं उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करूंगी जो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव करेगा। जैसे ही मुझे वो ब्लॉक मिल गया, मैं कैलकुलेट करूंगी उसका मैक्सिमम फोर्स। बेटा मैंने आपको बताया फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मैं कैलकुलेट करूंगी लिमिटिंग फ्रिक्शन उस ब्लॉक पर। ठीक है। जब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाए, यानी कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया, क्योंकि मास तो आपको गिवन होगा ना, आप उस फ्रिक्शन को उठा के ma के बराबर रख दोगे, वहां से आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके पास ब्लॉक बी का वो सेफ एक्सेलरेशन आ गया जिस तक ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। अब कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर आपने जैसे सपोज ब्लॉक बी का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, अगर आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया ब्लॉक ए को, साथ मूव करेंगे। 2 दिया, साथ मूव करेंगे। 3 दिया, तब भी साथ मूव करेंगे। लेकिन आपने अगर 3.5 दे दिया तो वो अलग हो जाएंगे। समझ में आया? यस मैम। ओके। अभी भी किसी को इश्यू है तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम आगे चले। लिटरली किसी एक को भी होगा तो आई विल रिपीट इट अगेन। नहीं? दैट्स वेरी नाइस। अब मैं आपको ना कुछ स्टेप्स लिखवा देती हूँ। मैं यही डायग्राम बताना चाहती थी जो मैंने पहले बता दिया आपको। अब वो फोर्स कहीं भी लगाए हमें कोई मतलब नहीं, हो सकता है वो फोर्स यहाँ लगा दे, है ना।
हमें यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा, हमें यहाँ का दिया होगा, हम बस इन्हीं से खेल लेंगे, राइट। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाती हूँ, आप उसे लिख लीजिए मैम और लिटरली स्लाइड लिखिए। मैं, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रही हूँ, आप उनको लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, अच्छा अभी आपने कहानी सुनी, आप बताओगे स्टेप नंबर 1 क्या होगा? मैम एफबीडी। बिल्कुल, हमारा स्टेप 1 होगा ड्रॉ एफबीडी, ठीक है। और स्टेप 2 होगा कि वी विल आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है ना। आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक। मैम हाँ जी बेटा, मैम जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन को ओवरकम किस स्टेज पे मतलब कर लेता है? जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओ, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तो वो एडजस्ट करता रहता है, आपने जितनी फोर्स लगाई उतनी फोर्स लगा देता है, तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर पहुंच गए तब वो मूव कर जाएगा, ओके। यस मैम। हमें स्टेप 2 क्लियर होता है? बोलो बेटा। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई। पॉज हो गई है। ओके ओके, एक सेकंड रुको, विजिबल हो गया राइट। हाँ, तो मैंने लिखा आइडेंटिफाई दैट ब्लॉक व्हिच इज मूविंग अंडर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली, राइट। तो हम, अगर हमने वो ब्लॉक निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 मतलब एक्सप्लेनेशन है। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो देखो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप बराबर रख दोगे m इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि खुद मैक्सिमम फ्रिक्शन है, राइट। इज दैट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3 की। अब जब आपने ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस ए मैक्स, ध्यान से सुनना, वी विल यूज दिस ए मैक्स इन अदर ब्लॉक। हम दूसरे ब्लॉक के लिए ये वाले एक्सेलरेशन का यूज करेंगे और कहेंगे कि भाई तुम इतना फोर्स लगा दो कि ये वाला एक्सेलरेशन मिल जाए, तो दोनों साथ मूव कर लोगे, वरना अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यूज दिस ए मैक्स इन अदर ब्लॉक एंड कैलकुलेट द सेफेस्ट एफ फॉर विच, आप इसको मैक्सिमम एफ पे लिख सकते हो, फॉर विच बोथ ब्लॉक्स will move together. Is that okay? स्टेप 3 एक बार एक्सप्लेन कर दो। Okay. यहाँ से ये जो सेफेस्ट, एक मिनट मैं उससे वाली चीज पूरी कर दूं फिर बताती हूँ। ये जो सेफेस्ट एफ का मतलब है एफ मैक्स, ठीक है ना, जिसके लिए साथ मूव करेंगे। देखो मैंने ये बोला कि जब आपने वो निकाला था ना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्लॉक बी का जो ऊपर रखा हुआ था, आप उस 3 का वैल्यू नीचे वाले केस में रखो। आपके पास ए का मास भी होगा, है ना, आपने एक्सेलरेशन रख दिया, सपोज मास आपको 4 kg दे रखा है, आपने 3 रख दिया, तो आपके पास 12 न्यूटन फोर्स आ गई। कि अगर आप नीचे वाले पर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो तब भी ब्लॉक साथ मूव करेंगे, है ना। 13 न्यूटन लगाते हो तब अलग हो जाएगी, 12 न्यूटन लगाते हो तब भी साथ मूव करेंगे, वो काम करना है। तो हमें क्या होगा, एक रेंज मिल जाएगी जिस तक आप फोर्स लगा सकते हो, ठीक है बेटा। मैम रेंज जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी ना? हाँ, मास ऑब्वियसली F is ma, it is the product of these two values only, right? समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है ये चीज, तो अगर नहीं भी आ रहा है तो पूछ लेना, से शर्माना नहीं कि भाई हमने 2-3 बार पूछ लिया, अपने ना थोड़ा सा है ये अच्छा वाला कॉन्सेप्ट। एक बार मैं इसको समराइज कर दूं एक पॉइंट में, आप मतलब ऐसे याद रख लेना।
अपने पास ना सिर्फ दो केस हो सकते हैं. देयर वुड बी 2 केसेस. अब वो कौन सी 2 केसेस हो सकते हैं हमको पता है. या तो ब्लॉक साथ मूव करेंगे या अलग मूव करेंगे, है कि नहीं? बोलो, बोलते रहो, बोलो भाई. ब्लॉक विल मूव टुगेदर और ब्लॉक विल मूव सेपरेटली, राइट? यही दो हमारे पास सिचुएशन है. लेट्स डील विद दिस सिचुएशन. अगर ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो वो कब होगा? जब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन के एक मिनट, इसके बराबर या इससे छोटा, ये वाला साइन आएगा. जब आप इसके बराबर या इससे छोटा वैल्यू रखोगे ए का, ए क्या हो गया? वो वाला एक्सेलरेशन जो आप नीचे वाले ब्लॉक को दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो, बट इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर चलेगा. और अगर वो साथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन को पीछे छोड़ दिया. इस ओके, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देती हूँ, वुड मेक मोर सेंस. अप्लाइड, बिकॉज एफ इज दैट फोर्स व्हिच वी आर अप्लाइंग, राइट? हाँ, बोलो कांशा. आप एक बार वो स्टेप्स रिपीट करवा दीजिए, मेरी क्लास Okay. लीव हो गई थी. ओके, फॉर श्योर. देखो, सबसे पहले आपके पास जब भी आएगा ना ब्लॉक वाला केस, तो आप सबसे पहले एफबीडी बनाओगे. एक बार ही सभी रिवाइज कर लो, वुड बी गुड, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे हम इसके. ठीक है. एक बार मुझे टाइमिंग और बताना, कब से कब तक है अपना बैच? मैम 9:45 तक. 9:45 तक. ओके, 9:45. ठीक है. सबसे पहले हम दोनों ब्लॉक का सेपरेटली एफबीडी बनाएंगे. बस उसमें रिलेटिव वो जो फ्रिक्शन होगा ना वो ऐड करना रह जाएगा, तो वो हम देख लेंगे कि कैसे कैसे मूव कर रहा है उस हिसाब से. तो सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था. सेकंड स्टेप में हम उस वाले ब्लॉक को पकड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है. वहां पर आप मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाओगे और उसको बराबर रख दोगे m इंटू ए मैक्स के. उधर से ए मैक्स आ गया आपके पास. जो वो ए मैक्स का वैल्यू आएगा उसे आप नीचे वाले ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम फोर्स निकाल लोगे. ठीक है. यानी कि ये वो सेफेस्ट या वो मैक्सिमम फोर्स आ गई जिस तक दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे. इससे कम फोर्स होगी तब भी एक साथ मूव करेंगे. अगर इससे ज्यादा फोर्स आपने लगा दी तब वो अलग अलग मूव करेंगे. तो आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द रेंज इन विच ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर. इज दैट ओके आकांक्षा? मैम, हाँ जी बेटा. मैम जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो किससे आएगी हमारी? ये देखो ऐसे आएगी. लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप इक्वेट करोगे एम ए से, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स ना, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा दैट वुड बी मैक्सिमम. ओके ओके मैम. ओके, ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने ना आई गेस थोड़ा सा गैप आ रहा होगा. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो ना देखो, ऐसे याद रखो, दिस इज द फ्रिक्शन ऑन y एक्सिस. x एक्सिस पे F अप्लाइड है. देखो एक कर्व ना ऐसे बनता है इस तरह से. तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन का वैल्यू है ना, दिस इज F लिमिटिंग. F limiting. ठीक है. ये है स्टैटिक फ्रिक्शन. ये स्टैटिक देखो सेल्फ एडजस्टिंग है. जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना अप्लाइड फोर्स उतना फ्रिक्शन. और उसके बाद ये वैल्यू कम हो गई क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कम. तो ये वाला एक ग्राफ होता है. ठीक है. अगर हमारी क्लासेस ऐसे ही मर्ज होती रही, आई डोंट नो अबाउट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर होती है तो आई सजेस्ट यू कि आप एक बार ना, मेरे 2 लेक्चर है खाली, उसको 1.75x या 1.5x पे करके आप एक बार देख लेना, तो आपको चीजें कंटिन्यू करने में इजी हो जाएगी. इज दैट ओके? अगर आपके सर आ गए फिर तो मतलब आई जाएंगे अगर 1-2 दिन में, तो वो कराई देंगे, फिर तो कोई इशू ही नहीं है. ठीक है. ओके, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं. बहुत बातें हो गई हैं हमारी. ये है हमारे पास क्वेश्चन. देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर F फोर्स लगाई हुई है. आपको दिया है कि ब्लॉक नीचे वाला जो 10 kg का ब्लॉक है उसके और सरफेस के बीच में कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, 0 है.
ठीक है, दोनों ब्लॉक्स के बीच आपको 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक काइनेटिक कुछ मेंशन नहीं करा था, तो आप इसको यूज कर लो कहीं भी। आपको मैक्सिमम एफ का वैल्यू निकालना है ताकि दोनों ब्लॉक सेम एक साथ मूव कर पाए। और अभी टाइम हो रहा है 21, 29, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए 21:32 तक, then we will do it together. मैम तब तक मैं एक चीज पूछ सकता हूँ मैम? हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। मैम जैसे मैम आपने इतनी बार फ्रिक्शन रिपीट करा, तो मैम मैंने एक चीज देखी, जैसे जो फ्रिक्शन है वो मैम एनर्जी ट्रांसफर करता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इतनी मैक्सिमम एनर्जी वो ब्लॉक में ट्रांसफर कर सकता है जो हम एनर्जी अप्लाई करके दे रहे हैं। तो मैम फ्रिक्शन को ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में? ये देखो, कांटेक्ट फोर्स में और मतलब एनर्जी, they are related to each other but they are not equal, physically equal नहीं है, right? यस मैम, है ना, तो एक वैसे हम वेक्टर नहीं एक कर सकते। स्केलर है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक फोर्स और एनर्जी के अंदर, बट ठीक है, वी विल पुट इट समवेयर एल्स। अगर आप थोड़ा सा मतलब लाइक 12th क्लास में आ जाते तो मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट डिफरेंशियल वाली चीज भी यूज कर पाती, पर ठीक है, जब हम वहां पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एक डिफरेंशियल होता है फोर्स एक तरीके से, अभी थोड़ा सा रुकते हैं इस वाली चीज पे, बट इतना हमें समझ में आता है कि फोर्स और एनर्जी दो डिफरेंट चीजें हैं, रिलेटेड है, इंटरप्ले है, बट अलग है, ठीक है। तो मैम जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी तो एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब जैसे नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स इसलिए अप्लाई सबसे बेस्ट एग्जांपल है रबिंग ऑफ हैंड्स। फील करो, आप दोनों हाथों पे फोर्स लगा रहे हो, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है ना। यस मैम। गर्मी हो रही है, दैट इज हीट एनर्जी। तो यू आर एक्चुअली, द फोर्स इज नॉट कन्वर्टिंग। अभी नहीं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वहां पे आप देखोगे कि वर्क इज कन्वर्टिंग, यस मैम, वर्क का फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कन्वर्ट। यस मैम। ठीक है ना, सो वी विल वेट टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स, बस थोड़ा सा, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। मैम मैंने पहले सही निकाला था, उसके बाद मैंने जो म्यू की वैल्यू है 0.3 रख ली थी, फिर गलत हो गया, फिर दोबारा सही किया। दैट्स नाइस। ऐसे अपने आप से तुमने एक नया क्वेश्चन बनाया है ना, 0.2 दे रखा है। मैम वो ध्यान नहीं दिया मैंने। नहीं, चलो कोई नहीं, मतलब अभी के लिए कोई नहीं, पर वैसे क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, आधी जंग तो वही होती है। मैम बहुत गंदा लगता है मैम जब क्वेश्चन पूरा सही करो और वैल्यूज गलत रख दी। अरे भाई, मैं बहुत पिटती थी अपनी मम्मी से, वो मैं ना फ्लो में ना बड़े ऐसी क्वेश्चन उड़ा के आती थी, और देखती नहीं थी कि मतलब लिखा हुआ सही नहीं दिखता था। इसमें वो वैल्यूज रखने में गलती हो जाती है बहुत बार। मैम ज्यादा जोश आ जाता है। हाँ, ऐसे के क्वेश्चन तो आता है, सबसे ज्यादा गलत होते हैं मेरे वो क्वेश्चन, जब मुझे ऐसे लगता है कि तो हो ही जाएंगे, आते ही हैं। मैम मैं उन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, इसलिए जो मुझे लगता है कि बस आसान आसान दिख रहे हैं मैं उनको 2-3 बार देख लेता हूँ। स्मार्ट डिसीजन। हाँ, मेरे साथ भी काफी टाइम तक हुआ था, जो तुम्हें क्या लग रहा है मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, रिसेंट किया। मैम लेकिन इस चक्कर में टाइम भी बहुत लग जाता है, वो आसान भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें भी टाइम लग जाता है बट चेक ठीक है, करने में। अब तुम्हें पता है मेरे को अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, मैं तो 2 into 2 भी करके देख लेती हूँ कि सही है, 4 ही है ना। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, कभी तुम समझो कि मैम की मैथ्स उतनी बेकार यस है। मैम, मैं समझ हाँ। गई। मैम कभी कभी ऐसा होता है कुछ वैल्यूज ध्यान भी रहती है ना, पर तब भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो निकाल के देखते रहते हैं, सही है, कैलकुलेट करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत गंदा लगता है ना कि प्लस माइनस की बेवकूफ की वजह से पूरा आंसर चला गया, कॉन्सेप्ट आपको आता था,
वो Yes, सही है, ma'am. ऐसा कर लेना चाहिए थोड़ा सा टाइम। जतिन पता है इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आपके साथ बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होता है, आप ना मॉक टेस्ट वगैरह लगाया करो, है ना, लाइक अपने घर पे बैठ के उस क्वेश्चन पेपर से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किया करो, तो ना वो पकड़ में आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें एलिमिनेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप करेक्शन की प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो भी आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे करेक्ट करने में खुद को, ठीक है ना। करा दूं मैं अब क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 बोलता है कि भाई एफबीडी बनाओ, तो ठीक है, सबसे पहले 10 kg वाली एफबीडी बना देते हैं। एक मिनट रुको। 10 kg वाला एफबीडी बनाते हैं, तो देखो दिस इज 10G प्लस 5G, राइट। एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, एक फोर्स F आगे लग रहा है। अब बेटा यहाँ पे फ्लोर की वजह से फ्रिक्शन आता तो सही, लेकिन वो क्या हो गया 0 into n, तो 0 रह गया, ठीक है, तो उसको हटा देते, नहीं बनाते। अब ये वाला ब्लॉक 10 kg वाला आगे जा रहा होगा, 5 kg वाला पीछे रह रहा होगा, तो वो 10, हाँ ओके, ठीक है, ओके। हाँ तो मैं कह रही थी 10 kg वाला ब्लॉक आगे जा रहा होगा, 5 kg वाला पीछे रह जा रहा होगा, तो 5 kg वाला क्या कर रहा होगा, 10 kg को पीछे खींच रहा होगा, यानी कि this is the friction, let's say this is block A, this is block B, so this is the friction on block A due to B. Is that okay? सही है ना? ठीक है, ठीक है। अब आप 5 kg वाला ब्लॉक देखो, 5 kg वाले ब्लॉक के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, तो दिस इज 5G, ये कोई n प्राइम रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक B ब्लॉक A आगे जा रहा है, उसे B पीछे छूटता हुआ दिख रहा है, तो उसे आगे खींचेगा, तो दिस इज द फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A। अब एक बात बताओ, मुझे इनमें से कौन सा ब्लॉक पकड़ना चाहिए जो सिर्फ फ्रिक्शन पे काम कर रहा हो? वो मेरा स्टेप 2 होगा ना, कौन सा पकड़ो? बताओ, 5 वाला, है ना, ठीक है। तो मैं FBA को एक्चुअली कैलकुलेट करूंगी यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा म्यू S इंटू N। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ N प्राइम रखेंगे, बिकॉज N प्राइम इज द फोर्स इन बिटवीन A एंड B, है ना, वही तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, वही अपने को चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा तो कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, पर 0.2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 0.2 रख दूंगी, और बेटा N प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 5G, यानी कि 50। आप इसको सॉल्व करना, तो ये आ रहा है 10 न्यूटन। अब FBA 10 न्यूटन है, अगर आप लोग फील कर पाए हो तो ये FA भी 10 न्यूटन होगा, क्योंकि बेटा ये हो गई एक्शन एंड रिएक्शन विच ऑलवेज। स्क्रीन ब्रेक हो गई। ओके, अगर आपने फील किया हो तो ये FAB भी 10 न्यूटन आ जाएगा। क्यों 10 न्यूटन आएगा? एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। यस मैम। ठीक है ना। अब आप इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे सिंपल फोर्स निकाल ली, इसको MA के बराबर रखते हैं। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, आप लोग बताना कि क्लियर हुआ कि नहीं। MBA इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कि 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू MB कितना हो गया अपने पास 5, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कंप्लीशन ऑफ स्टेप 2। मैंने आपको बोला था जब आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा तब आप स्टेप 3 में एंटर करोगे, और स्टेप 3 क्या बोलता है कि यूज दिस एक्सेलरेशन इन अनदर ब्लॉक, यानी कि ये वाला ब्लॉक। ठीक है, अब हम चाहते हैं ब्लॉक आगे मूव करें, लेकिन F माइनस 10 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुकना बेटा, यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक A इज 10 kg, और एक्सेलरेशन कितना चाहिए, A मैक्स यूज करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हैं। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो F मैक्स का वैल्यू आ गया बेटा 30। 20 प्लस 10 विच इज 30 न्यूटन। अब यहाँ से आपको फोर्स मिल गई, रेंज मिल गई बेसिकली। और क्या रेंज मिली कि अगर आप 0 से 30 न्यूटन तक फोर्स रखते हो, तब ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे।
ये सुनो, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे काम करेंगे। अगर किसी को कुछ समस्या परेशानी हो तो बताओ। क्लियर? समझ में आ गया लेक्चर आज का? Yes, ma'am. चलो बढ़िया है, ठीक है, टाटा बाय बाय। मैम इसकी पीडीएफ आप कब तक अपलोड कर दोगे? इसकी पीडीएफ मेरी आज क्लास है 11 बजे तक, उसके बाद। ओके मैम आपने अभी तक कंस्ट्रक्ट मोशन कराया नहीं है क्या?